नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 24 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है इंडियन इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था का क्षेत्र एवं उनका विकास। हमने अब तक जो है इससे पहले जो क्लास ली थी वो नेशनल इनकम पे जो है 2 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। जैसे ही जो है मैं इसके क्वेश्चन की जो MCQ जो है व्याख्यात्मक जो है वो भी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। और हमारा जो चैनल है इस पर आपको निःशुल्क जो है इंडियन इकोनॉमिक्स और राजस्थान इकोनॉमिक्स जो है पढ़ाई जाएगी। ये जो है क्लास जो है सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो सेंटर और स्टेट की जो भी एग्जाम्स होती हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। और जूनियर अकाउंटेंट स्पेशल के लिए तो हम ये कोर्स लेके आए हैं। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, एक बार जो चैनल से जुड़ गए फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से भाई। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ओके विद्यार्थियों, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या रहने वाला है आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र व विकास। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र व विकास हमारा क्या रहने वाला है, टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम मूल रूप से क्या पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को वर्तमान में देखा जाए तो 5 भागों में बांटा गया है भाई। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं? अगर आपने अर्थव्यवस्था को ठीक से पढ़ रखा है तो आपको यह भी पता है अर्थव्यवस्था का जो एक तो होता है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र होता है। इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे तो द्वितीय क्षेत्र होगा, है ना, और द्वितीय क्षेत्र के बाद में होगा तृतीय क्षेत्र होगा, और इसी प्रकार से आगे चलें तो ये हो गया तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। और आगे चलें तो इसके और क्षेत्र जो अभी आधुनिक प्रकार के 2 क्षेत्र हैं। ये तो सबसे कौन से क्षेत्र हैं भाई? ये क्षेत्र तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये तो प्राचीनतम अर्थव्यवस्था का सेक्टर हो गया है जब से इकोनॉमिक्स विषय की शुरुआत हुई है। और एक प्रकार से वर्तमान और आधुनिकता की बात करें तो 2 नए क्षेत्र और जुड़े हैं। एक क्षेत्र आपका कौन सा जुड़ गया है? एक क्षेत्र विद्यार्थियों आपका जुड़ गया है चतुर्थक क्षेत्र, एक क्षेत्र आपका जुड़ गया है चतुर्थक, और एक जुड़ गया है आपका पंचम क्षेत्र। अब आपको यहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? हालांकि टॉपिक बहुत इजी है, आसान है, लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो फिर वहां पर हमारे को जो है कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर देता है। तो आज हम सभी प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग राजवीर भाई, गुड मॉर्निंग। एक बार क्लास को फटाफट से लाइक शेयर करते रहना विद्यार्थियों। ओके ओके, चलो फटाफट से आप ये बताओगे कि कौन सा एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं कि बैंकिंग जो है, बैंकिंग कौन से क्षेत्र में आता है? प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में, चतुर्थक में और पंचम में। अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है उसमें बैंकिंग, ई कॉमर्स नॉलेज, वेरी गुड। हमारे तो एक चैनल विद्यार्थी ने नाम ही रख लिया ई कॉमर्स नॉलेज। सर सीईटी में 149 में, ओबीसी में बिल्कुल चांस है, क्योंकि दोस्तों हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि 40% का जो क्राइटेरिया है सीईटी में, 40% का जो क्राइटेरिया ये होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, ये होना ही चाहिए। चलो जी, तो आप लोगों ने सीईटी अगर 40% के आसपास है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 100% है जो है सिलेक्शन। नेहा मैडम आपकी ये क्या चल रहा है भाई? इंडियन, चलो जी, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। चलो जी, अब देखिएगा आपने इसका उत्तर क्या बताया। बैंकिंग जो क्षेत्र है ये कौन से में आता है? प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में, चतुर्थक में और पंचम में। इसके बाद में और आपको बताने वाला हूं, जैसे कोई वकील है, वकील क्या करता है? कानूनविद होता है। जो कानूनविद होता है वकील, वो अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में आता है? फटाफट से कमेंट करके आप मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर आप देवें तो मैं आगे क्लास को जो है सक्रिय बनाता हूं। तृतीय क्षेत्र में राजवीर कह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। तृतीय क्षेत्र में आता है कौन सा? बैंकिंग सेक्टर किस में आता है? वेरी गुड विद्यार्थी, एक विद्यार्थी ने इसका सही उत्तर दिया है। और ये किस में आता है? ये अर्थव्यवस्था के जो तीसरा जो सेक्टर है तृतीय क्षेत्र में आता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये किस में आता है भाई? तृतीय क्षेत्र में आता है, बिल्कुल। और ये जो कानूनविद होता है, वकील जो होता है, सलाहकार का काम करता है। ये क्या करता है? एडवाइस देने का काम करता है, सलाहकार होता है। और ये किस में आता है? हाँ भाई, ये किस में आता है? आप फटाफट से कमेंट करके आप मुझे बताओगे, तब तक मैं आपको एक टेबल बना के इसका सबका जो है फॉर्मेट समझाने वाला हूं। चलो जी, तो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हमने कितने भागों में बांट लिया है? हमने बांट लिया इसको मूल रूप से 5 भागों में। 2 नए हैं, 3 जो है प्राचीनतम है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राइमरी सेक्टर, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र जहां हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो है हम ये पढ़ने वाले हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में
क्या क्या आता है, तो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा उत्पादन जो होता है, कच्चा उत्पादन जो होता है वो किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत आता क्या क्या है। तो इसके अंतर्गत मूल रूप से आता क्या क्या है, इसमें सबसे पहले कृषि से संबंधित जो उत्पाद हैं, कृषि से संबंधित सीधे जो कच्चे रूप में प्राप्त होते हैं, कृषि से संबंधित उत्पाद, कृषि से संबंधित जो भी उत्पाद है, प्रोडक्ट हैं, वो किस में आते हैं, इसी में आते हैं। इसके बाद में खनन, एक खनन होता है विद्यार्थियों और एक होता है उत्खनन। एक खनन होता है और एक क्या होता है, उत्खनन होता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है जो मैं आपको बता देने वाला हूं। इसके बाद में आता है इसमें जैसे संग्रहण आता है। संग्रहण क्या आता है विद्यार्थियों, संग्रहण आता है। संग्रहण किसे बोलते हैं बताओ, फटाफट से लाइक और शेयर करते रहना भाई। संग्रहण किस में आता है, सर पहले के टेस्ट की पीडीएफ नहीं मिल रही है। ब्लास्टर पहले के टेस्ट की पीडीएफ, हाँ टेस्ट की पीडीएफ मैंने अभी नहीं डाली है, केवल अभी तक मैंने थ्योरी वाली क्लास की पीडीएफ डाली है। ये भी मैं आप आज को जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। मस्त रहो आप। इसके लिए पीडीएफ के लिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो, और क्लास खत्म हो उसके बाद में लास्ट में भी आप बता सकते हो, क्योंकि लाइव जो चैट होता है वो तो निकल जाता है। जैसे ही क्लास समाप्त हो उसके बाद में और एक बार आप कमेंट करके बता दिया करो, सर आज में ये मैटर जो है वो चाहिए, आपने डाला नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद में संग्रहण के बाद में क्या आएगा, वानिकी आएगा। क्या आएगा विद्यार्थियों, वानिकी। वानिकी में क्या होता है, वन से जो प्राप्त होता है। वानिकी में क्या आएगा, जो हमें वन से जो प्राप्त होता है ना, फल उत्पादन हो गया, लकड़ी हो गया, जो भी कच्चे माल के रूप में, वो सारा का सारा किस में आता है, इसी में आता है। इसके अलावा मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मछली पालन का जो व्यवसाय है ये भी किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो आपसे एग्जाम में देखिएगा प्राथमिक क्षेत्र में केवल यहाँ पे ये पूछता है जो हमारा कच्चा माल होता है, यानी कि जो पहली बार तैयार होता है, चाहे गेहूं की फसल हो, जौ की फसल हो, तो कृषि से संबंधित कोई सा भी उत्पाद हो, ये किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। इसके बाद में खनन और उत्खनन में क्या अंतर होता है, देखिएगा खनन और उत्खनन में क्या अंतर होता है। हम जमीन में क्या करते हैं, खान के द्वारा या किसी भी, जैसे हम कहते हैं खान, क्या बोलते हैं, खान बोलते हैं। और एक होता है उत्खनन। तो यानी कि हम क्या करते हैं विद्यार्थियों, जो क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा एक क्या होगा, सोने की खान है, सोने की खदान जो होती है, तो सोने की खदान में जो हमें कच्चा मटेरियल मिलेगा वो तो क्या हो गया है, खनन हो गया है, वो तो क्या हो गया है, उत्खनन हो गया है। और इसमें दो प्रकार की बातें ध्यान, एक तो आपको ये वाला ध्यान रखना है, ज्योग्राफिकल लैंग्वेज है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक क्षैतिज होता है। तो यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में क्या अंतर होता है, तो यानी कि जहां पर हम गड्ढा खोद के निकाल रहे हैं वो तो क्या हो गया, खनन हो गया है। और एक इसके बाद में क्या होता है, जो फैलाव होता है, फैलाव, एक क्या होता है, फैलाव होता है। फैलाव का जो एरिया होता है, फैलाव का जो एरिया होता है वो क्या होता है, फैलाव का एरिया काफी बड़ा होता है। फैलाव का जो एरिया होता है वो क्या होता है, काफी लंबा चौड़ा होता है। तो एक जो सीमित क्षेत्र होता है, सीमित क्षेत्र में हम निकालते हैं, और एक बड़े क्षेत्र में निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उत्खनन हो जाएगा। और संग्रहण का मतलब क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, संग्रहण का मतलब क्या हो जाएगा, हम किसी भी जैसे शहद को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, या जंगल में किसी भी प्रकार के कंद मूल फल को हम क्या कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, संग्रहण में आ जाएगा। वानिकी में जो फल उत्पादन है ना, फल उत्पादन है वो किस में आ जाएगा, वानिकी में। मत्स्य पालन जो होता है, मछली पालन, वो भी अपने आप में क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे दो प्रकार की बातें होती हैं, एक क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर होता है, एक फैलाव में होता है और एक अंदर जाता है। एक जो होता है सरफेस में चौड़ा होता है, और एक जो होता है क्या होता है, आंतरिक होता है। समझ गए होंगे खनन और उत्खनन में क्या अंतर है। इसके बाद में प्रणाम, नमस्कार, नमस्कार भाई सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो होते हैं, क्लास को एक बार फटाफट से लाइक और शेयर नहीं किया अभी तक आपने, एक बार सबसे पहले लाइक और शेयर कर दीजिएगा भैया। अगला आएगा इसके बाद में कौन सा क्षेत्र आएगा, द्वितीय क्षेत्र आएगा। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र होगा विद्यार्थियों, द्वितीय क्षेत्र होगा। कौन सा क्षेत्र होगा, द्वितीय क्षेत्र होगा। सेकेंडरी जो एरिया है या सेकेंडरी जो क्षेत्र है वो कौन सा होता है। इसमें सबसे पहले जो बात आती है, जो हमारा कच्चा माल होता है, हमारा जो कच्चा प्रोडक्ट होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा उत्पाद जो होता है, कच्चा जो उत्पाद होता है, उस उत्पाद का हम क्या करते हैं, आगे ले जाके उसको कहाँ पे
उसको तैयार करते हैं। तो उसको कहाँ पर तैयार करते हैं? उद्योगों में तैयार करते हैं। यानी कि मान लीजिएगा आपने क्या बनाया, आपने गेहूं का उत्पादन किया। अब गेहूं अपने आप में क्या था? कच्चा था। इसको आप उद्योग में लेके गए, तो उद्योग में ले जाने के बाद में इसका जो है रूप परिवर्तन हुआ। इसका रूप परिवर्तन हुआ, गेहूं से आपने क्या बना दिया है? आटा बना दिया है। आटे से आपने और क्या क्या बना दिया है? आटे से आपने मान लो बिस्किट बना दिया है। आटे से आपने क्या बना दिया है? बिस्किट बना दिया है। और अब जो है आटा, आटे से बिस्किट और भी कोई भी प्रोडक्ट बन सकता है। बिस्किट जो बन गया है ये कहाँ पर बना है? उद्योगों में बना है। अब जब ये उद्योगों में बना है तो इसका जो है क्या हुआ है? विनिर्माण हुआ है। इसका क्या हुआ है? विनिर्माण हुआ है। इस सभी का क्या हुआ है? विनिर्माण हुआ है। और विनिर्माण होता है यानी कि दोबारा से क्या हुआ है? इसका निर्माण हुआ है। तो विनिर्माण का जो क्षेत्र है, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका आपसे क्या पूछेगा? इससे आपसे पूछेगा इसका उपनाम क्या है विद्यार्थियों। तो फटाफट से बताओ इसका उपनाम क्या है। तो इसको उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इसको उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। जय जोहार सर जी, माही कांत। ओके, नमस्कार विद्यार्थियों। हाँ, अभी आपको ये सारा का सारा जीडीपी में कितना योगदान है, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि टॉपिक तभी कंप्लीट होगा क्योंकि मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के बताने वाला हूं। एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं और ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसमें हम 3 ही चीजें लिखते हैं। एक कृषि लिखते हैं और कृषि से संबंधित जो भी होता है, एक इसमें लिखते हैं सेवाएं लिखते हैं, और एक इसमें लिखते हैं उद्योग क्षेत्र लिखते हैं। तो हम ये सभी प्रकार की जो तमाम जानकारियां हैं इसी टॉपिक में लेने वाले हैं। कृषि, सेवा, उद्योग, इस प्रकार से हम इसको जीडीपी में जो कितना योगदान है, किसका सर्वाधिक है। हाँ, आपसे एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही पूछता है कि भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस सेक्टर का है? प्राइमरी, सेकेंडरी और जो है थर्ड सेक्टर का होता है कि इसमें से सबसे ज्यादा जो योगदान है वो कौन से का है, सबसे कम और कितना परसेंटेज में होता है। तो देखिएगा ये आंकड़ा जो है, ये आंकड़ा हर बार बदलता रहता है। तो हमें अभी एक तो जो वर्तमान में ट्रेंडिंग है वो वाला पढ़ना है। जैसे 2023-24 हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमारा 23-24 के अनुसार कृषि क्षेत्र का हमारी देश की जीडीपी में जो GAV है, आजकल जीडीपी की जगह GAV जो शब्द है वो यूज में लिया जा रहा है ना। तो इसके अंदर जो है वो यूज में लिया जा रहा है। तो हम जो है ये सभी प्रकार की जानकारी इसमें लेने वाले हैं। तो सेकंड क्षेत्र का नाम क्या हो गया विद्यार्थियों? औद्योगिक क्षेत्र हो गया। इसके बाद में बिल्कुल सही कह रहा है सुरेंद्र, उद्योग में जिन वस्तुओं का निर्माण होता है वो सारे के सारे कौन से सेक्टर में आ जाएंगे? द्वितीयक सेक्टर में। यानी कि इसका जो नाम ही है, ये आपको एग्जाम में एक तो विनिर्माण शब्द मिलेगा और एक उद्योग क्षेत्र मिलेगा। अब जब आपने इन सभी को पढ़ लिया है तो अगला जो टॉपिक आपका बन के आता है वो कौन सा आता है विद्यार्थियों? तृतीय क्षेत्र आता है। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र होगा? ये होगा भाई थर्ड सेक्टर होगा। अर्थव्यवस्था का जो तीसरा क्षेत्र है, तीसरे क्षेत्र में सबसे मेन बात जो होती है, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जो बन जाता है उसकी हम क्या लेते हैं विद्यार्थियों? उसकी हम क्या लेते हैं? सेवाएं लेते हैं। उसकी क्या लेते हैं? सेवाएं लेते हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र का उपनाम अगर आपसे पूछता है, इस क्षेत्र का आपको उपनाम पूछता है, किसका उपनाम पूछेगा? तृतीय क्षेत्र का। तो इसका हम क्या कहेंगे विद्यार्थियों? इसका उपनाम है सेवा क्षेत्र। इसका नाम क्या है? सेवा क्षेत्र है। इसका नाम क्या होगा? सेवा क्षेत्र है। और सेवा क्षेत्र में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं? तो सेवा क्षेत्र में देखिएगा क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे नंबर 1 पे बैंकिंग व्यवस्था। बैंकिंग जो व्यवस्था है वो कौन से सेक्टर का विषय? अभी आपने मेरे को बताया भी था, बिल्कुल सही उत्तर दिया भी था आपने। बैंकिंग जो प्रणाली है, बैंकिंग जो सिस्टम है वो हमें क्या दे रहा है? सेवाएं दे रहा है। परिवहन हमें क्या दे रहा है विद्यार्थियों? परिवहन हमें क्या दे रहा है? सेवाएं दे रहा है। इसके अलावा बिजली भी किस में आता है? बिजली भी सेवा में ही आता है। गैस आपूर्ति भी किस में आता है? गैस आपूर्ति भी किस में आता है? इसी में आता है। गैस आपूर्ति हो गया, और एक जैसे हम पढ़े जल आपूर्ति हो गया है। ये सभी की सभी तमाम जो बातें हैं ये सारे के सारे किस में आने वाले हैं विद्यार्थियों, है ना। ये सारे के सारे जो है, संचार भी हो गया है, ये संचार हो लिखते थे परिवहन के बाद में संचार। अब संचार में थोड़ा सा आगे चल के हम और परिवर्तन करेंगे, लेकिन जो वास्तविक जो संचार व्यवस्था है वो किस में आता है? इस थर्ड सेक्टर में आता है। इन सब की हम लोग क्या कर रहे हैं? अब देखिएगा, जो प्राथमिक क्षेत्र था वहां कच्चा बना,
उद्योगों में क्या हुआ, उसे तैयार करके जो है उसको तैयार किया गया, और तृतीय क्षेत्र में इसको तैयार करके हमारे लिए क्या बना दिया, उपयोगी बना दिया। तो प्राथमिक से कहाँ गया, द्वितीयक में, द्वितीयक से कहाँ गया, तृतीयक में गया। तृतीयक में जाने के बाद में हाँ सुरेंद्र भाई 160 अंक हो गए। 160 का मतलब तो हो गया है 50 प्लस है ना, तो 50 प्लस का मतलब हो गया तेरे 155 के आसपास तो हो ही रहे हैं। सुरेंद्र भाई आपके सीईटी में अगर 55 का स्कोर बन रहा है तो 55 तो बहुत अच्छा है है ना। 55 हो गया ना, हाँ 55 का जो स्कोर है ये तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन अभी आप मान के चलिएगा सरकार को यहाँ हमारी जो मांग है वो माननी पड़ेगी, क्योंकि सरकार जो है देखिएगा नोटिफिकेशन में जो आया था वो तो 15% का आया था, लेकिन सरकार ने भी कुछ जो बातें हमारे सामने रखी हैं, बहुत कम विद्यार्थी पास होने वाले हैं बार बार, क्योंकि हर चीज में नियम बदल जाते हैं, कानून बदल जाते हैं, क्योंकि इसमें तो वही 15 जो अच्छे ऊपर के टॉपर हैं उन्हीं का बार बार नंबर आएगा। इसलिए संख्या जो है बढ़नी चाहिए, विद्यार्थियों का मनोबल भी बढ़ेगा और आगे भी जो है तैयारी करने के लिए या सीईटी के एग्जाम देने के लिए वो भी क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। इसलिए 40% का जो आंकड़ा है मैं मानता हूं कि सरकार को ये करना चाहिए, क्योंकि सीईटी का पेपर इतना आसान भी नहीं था कि आप कहो कि गुरुजी 60% बन गया, 70% बन गया, ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे 40% का जो मामला है वो होना ही होना चाहिए था। तो आप लोग सभी प्रकार की जो बातें हैं वो कहां पर पढ़ने वाले हैं, ये सभी प्रकार की बातें आप तृतीयक सेक्टर में पढ़ने वाले हैं, बिजली, परिवहन, गैस, जलापूर्ति और संचार। अब यहाँ पर आप क्या लिए हैं, सेवाएं लिए हैं। यहाँ पर सेवा लेने के लिए आपको क्या खर्च करना पड़ेगा, आपकी आमदनी क्या करनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे क्या करोगे, आमदनी खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा सेक्टर है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा योगदान है, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो योगदान है वो कौन से सेक्टर का है, तो भारत के सबसे बड़े योगदान के रूप में तृतीयक सेक्टर को जाना जाता है। योगदान के रूप में तृतीयक सेक्टर को जाना जाता है। अर्थव्यवस्था का जो तीसरा सेक्टर है ये सबसे बड़ा है, लगभग इसका जो सेक्टर जो हमेशा रहता है, एवरेज मैं आपको बता रहा हूं, इसका जो सेक्टर हमेशा रहता है 45% के आसपास रहता है। अर्थव्यवस्था का जो सेक्टर है यानी कि कृषि 30 और 25 के बीच में रहता है, उद्योग 30 के आसपास रहता है ना। तो ये सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा होता है, तीसरा जो सेक्टर होता है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो योगदान है विद्यार्थियों किसका रहने वाला है, इसी का रहने वाला है। संजय शेरावत फिर सीईटी क्यों करवाई है, देखिएगा सीईटी इसलिए करवाई थी कि सरकार ने जो है इसलिए सीईटी करवाई थी, मेरा जहां तक मानना है कि सरकार ने इसको बना तो दिया, लेकिन ये सरकार का पहला प्रयोग है, ये प्रयोग पहला है, इसलिए सरकार की भी कुछ बातें जो है, अब देखिएगा आप ही खुद कह दोगे कि एक ही भर्ती में वही 15 लोग, सब भर्तियों में वही 15 लोग जाएंगे, बाकी के लोग कहाँ जाएंगे फिर भाई ये बताओ। तो यानी कि इस एग्जाम का कोई एक निश्चित एरिया भी होना चाहिए, क्योंकि ST SC को फिर आरक्षण कहाँ से मिला इसमें, ठीक है। जनरल कैटेगरी के तो मान लो टॉप विद्यार्थी थे उनका तो हो गया है, लेकिन ST SC वाले कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि वो तो 15 गुणा में नहीं आएंगे, ये तो आपको पता है ना। तो इस हिसाब से फिर क्या होगा, तो इस हिसाब से जो भी वैकेंसी होगी उसका मैं ये मान के चलता हूं कि लगभग 40-50% तो होना जरूरी है। और ये इसलिए करवाया था, सरकार तो क्या कमाने का जो है जुगाड़ देखती है, जरिया देखती है कि बच्चों से पैसे वसूल करने हैं, 2-2 बार 3-3 बार एग्जाम देंगे हर साल। देखिएगा अगर सरकार जो है इसको 1 ईयर पर प्रोग्राम बनाती है, हर साल अगर ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो कितने बच्चे ये एग्जाम देंगे, और इसकी वैलिडिटी भी कितनी रखी गई, 1 ईयर रखी गई है। तो इसलिए सरकार बार बार ये करवाएगी, तो बच्चों के साथ में बार बार एग्जाम देना और उससे जो है कितनी अर्निंग होती है आप लोगों को पता है, तो इसको कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। हाँ वही तो है भाई, सभी विद्यार्थी देखो अपने लिए सबसे नया प्रोग्राम था। अब देखिएगा अर्थव्यवस्था के 2 नए क्षेत्र और जुड़े, कौन कौन से, एक क्षेत्र तो कौन सा जुड़ा विद्यार्थियों, एक क्षेत्र तो जुड़ा आपके चतुर्थक क्षेत्र, एक क्षेत्र तो कौन सा जुड़ा, चतुर्थक क्षेत्र, और एक क्षेत्र कौन सा जुड़ा, पंचम क्षेत्र। मैं दोनों को एक साथ लिखता हूं, थोड़ा सा अंतर आपको इसमें ध्यान रख लेना है, पंचम क्षेत्र और एक हो जाएगा आपका अब इसमें क्या होता है, ये दोनों के दोनों जो है इनकी में एक खास बात है, ये थोड़े नवीनतम क्षेत्र हैं और नवीनतम है, तकनीकी पर आधारित हैं, तकनीकी पर आधारित हैं और वैज्ञानिक विधि का क्या करते हैं, ये प्रयोग करते हैं। यानी कि जो पिछला था वो थोड़ा सा इसकी तुलना में क्या था, यानी कि इनकी वैज्ञानिक जो विधि है उसकी तुलना में क्या था, ये दोनों क्षेत्रों की बात की जाए तो मैंने यानी दोनों को यहाँ पे अगर मैं साथ में लिखना चाहूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैं अलग अलग दोनों बातें बता रहा हूँ, पहले साथ में लिख देता हूँ। जैसे आपने किसी कानूनविद से क्या ले ली, सलाह ले ली, कानूनविद का मतलब हो गया आपने किसी वकील से सलाह ली, है ना,
और जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, मैं एक शिक्षक हूं, आप मेरे विद्यार्थी हैं, तो हमारा शिक्षा का जो सेक्टर है, शिक्षा एक शिक्षक के द्वारा जब दी जाती है, एक व्यक्तिगत रूप से दी जाती है, तो वो कौन से क्षेत्र में आ जाती है? चतुर्थक क्षेत्र में आ जाती है। इसी प्रकार से आप जैसे मान लीजिएगा किसी बड़ी कंपनी का आप सीईओ हैं, आप बड़ी कंपनी के सबसे बड़े टॉप पद पर हैं, तो ये सीईओ का काम क्या होता है? केवल मैनेजिंग करना होता है, लाखों करोड़ों लोगों को केवल एक दिशा देने का काम करता है, और सबसे ज्यादा सैलरी भी इसी व्यक्ति की होती है। और आगे की बात करें, जैसे शोध या रिसर्च की बात करें, शोध या हम क्या करते हैं, प्रविधि या रिसर्च की बात करते हैं, तो ये रिसर्च वाला जो बिंदु है, तो रिसर्च कौन करता है? हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर जो हैं अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो ये भी किस में आ जाएगा विद्यार्थियों? ये भी इसी में आ जाएगा, अनुसंधान यानी कि रिसर्च। तो ये सारे के सारे जो वैज्ञानिक प्रकार के हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें कोई व्यक्तिगत रूप से क्या किया जाता है? व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार का एक व्यक्ति के ऊपर इंडिविजुअल रूप से क्या किया जाता है, या तकनीकी का वैज्ञानिकता के साथ में कोई भी प्रयोग किया जाता है। केवल वकील क्या करता है? सलाह देने के पैसे लेता है। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर केवल सलाह देने की क्या ले लेता है? हमारे से पैसा ले लेता है। तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्टर है, ये इन सेक्टरों की बात की जाए तो ये दोनों के दोनों क्षेत्र क्या है? अपने आप में आधुनिक है, नवीनतम प्रकार के हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो सर जी। कल शाम की पार्टी कैसी रही? आपकी पार्टी बहुत बढ़िया थी, आपको किसी ने बताया? हम पार्टी में थे भाई। ये विद्यार्थियों को हमारी सीक्रेट जानकारी कौन दे रहा है विद्यार्थियों को? गुड मॉर्निंग अजय भैया, फटाफट से लाइक और शेयर नहीं किया, देखिएगा ये बातें अच्छी नहीं लग रही मेरे को। अब देखो, मैं आप लोगों के सामने एक तो मैंने आपको कैसा पढ़ा दिया, व्याख्यात्मक पढ़ा दिया है। अब जैसा कि मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि मैं आपको पीपीटी फॉर्मेट प्लस थ्योरी कल, है ना, दोनों बातें पे आपको चर्चा करने वाला हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, सबसे पहले अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पढ़ने वाले हैं प्राइमरी सेक्टर। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी क्लास ज्वाइन किया है उनको भी फायदा मिल जाएगा। तो देखिएगा प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आते हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधन यानी कच्चे रूप में प्राप्त किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसे कृषि संबंधित गतिविधियां या इससे संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक संसाधनों का लेखांकन यानी कि जोड़ भाग किया जाता है। केवल और केवल इसमें प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं जिनका अभी तक रिप्रोडक्ट नहीं हुआ है, केवल ये इसमें आते हैं। अगला इसके बाद में हाँ भाई, तो इसमें देखिएगा कौन कौन से बिंदु हैं। सबसे पहले है कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्यन, उत्खनन और खनन। ये सारी की सारी जो बातें हैं मैंने आपको बता दी हैं, अभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल, रॉ मटेरियल के रूप में क्या करता है? उपयोग करता है। क्या कहलाता है? द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। हाँ विद्यार्थियों, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद में इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था की विनिर्मित, मैंने अभी बताया था विनिर्माण, ये शब्द आप तो ध्यान रख लेना, विनिर्माण। अभी मैंने आपकी जब इसकी थ्योरी क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने एक शब्द यूज लिया था, विनिर्माण का लेखांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं, जैसे निर्माण, विनिर्माण, देखिएगा विद्युत, गैस, जलापूर्ति से संबंधित कार्य किए जाते हैं। ये मैंने आपको तृतीय सेक्टर में लिखवाए थे क्या? ये थोड़ा सा एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा, इसको नोट करके रखना भाई, क्योंकि मैंने आपको ये थर्ड सेक्टर में लिखवाया था। ये विद्युत और इसमें कहाँ से गया? विद्युत, गैस, जलापूर्ति। अगर ये सेकेंडरी में तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एक बार इसको मुझे भी चेक करना पड़ेगा, इसमें गलती से तो नहीं आ गया ये। चलो जी, अगला इसके बाद में है तृतीय सेक्टर में। तृतीय सेक्टर में क्या आ गया है? तृतीय सेक्टर में आ गया अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को उपयोगी सेवाओं के रूप में लेता है। मैंने आपको यही बताया था, इस सेक्टर का दूसरा नाम ही क्या है? सर्विस सेक्टर है, सेवा सेक्टर है। और इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होते हैं? इसमें परिवहन, संचार, बीमा, व्यापार, बैंकिंग, भंडारण और कोई भी सामुदायिक जो भी सेवाएं ली जाती हैं वो अर्थव्यवस्था के कौन से सेक्टर में आता है विद्यार्थियों? वो आता है आपके तृतीय सेक्टर में आता है। यह अर्थव्यवस्था के तीसरे सेक्टर में आता है। और इसके बाद में आता है आपका चतुर्थ क्षेत्र आता है भाई। इसमें क्या आता है? क्वाटरनरी सेक्टर जो आता है, यानी कि चतुर्थ क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के, ये देखिएगा ये नवीनतम प्रकार का है। मैंने अभी आपसे बताया था ये पहले नहीं था, ये बाद में जो है आजादी के बाद में एक नया रूप बना था।
और इसमें बौद्धिक यानी कि इसमें दिमाग का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक विधि का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे सरकार कैसे चलती है भाई, सरकार बातों से नहीं चलती, दिमाग से चलती है। संस्कृति, हमारी संस्कृति जो हमारी उपज है, हमारे पुस्तकालय हो गए हैं, अनुसंधान हो गया है, शिक्षा हो गया है, सूचना IT सेक्टर हो गया है, आदि संबंधित जो गतिविधियां हैं, ये सारे के सारे कौन से सेक्टर में आते हैं विद्यार्थियों, ये चतुर्थक सेक्टर में आते हैं। ये सारे के सारे किस में आते हैं, चतुर्थक सेक्टर में आते हैं। इसके बाद में है चतुर्थक, तो आ गया, दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में ये रहा पंचम सेक्टर। ये क्या हो गया, ये हो गया क्यूनरी जो सेक्टर है, समाज या अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय यानी उच्च स्तरीय निर्णय लेने की जो संस्थाएं हैं, जैसे विश्वविद्यालय, मीडिया, विज्ञान, गैर लाभकारी संस्थान आदि जो है इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। यानी कि ये चतुर्थक से भी क्या है, ये चतुर्थक से भी उच्च लेवल का है। यानी कि पंचम सेक्टर जो है ये इससे भी क्या है, उच्च लेवल का, यानी उच्च स्तरीय, यानी कि यहाँ पर जो नॉलेज की सीमा होती है वो और आगे बढ़ जाती है। हाँ भाई, इसके बाद में इसमें एक और टॉपिक मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, पहले उसकी मैं आपको थ्योरी पढ़ा देता हूँ, देखिएगा क्या है। अब मैं जो सेकंड टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, विकास, अर्थव्यवस्था का विकास। तो इसमें अर्थव्यवस्था का जो विकास जो शब्द है, अर्थव्यवस्था का विकास, टॉपिक का नाम तो ये हो जाएगा, है ना, विकास जो हो जाएगा टॉपिक का नाम। इस विकास को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे दो बातें आपको याद करनी विद्यार्थियों, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे जब प्रश्न आता है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत में डाल सकता है। क्या इकोनॉमिक्स की देखिए लैंग्वेज बहुत आसान है, अगर आपने इसको एक बार समझ लिया तो जीवन भर आपके काम आने वाली चीज है। विकास और वृद्धि, विकास और वृद्धि आपको अगला टॉपिक में ये पढ़ाने वाला हूं। विकास और वृद्धि क्या होता है, विकास को हम हिंदी में और अंग्रेजी में बात करें तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं विद्यार्थियों डेवलपमेंट, विकास को। तो वृद्धि को क्या बोलेंगे बताओ जल्दी से फटाफट से, वृद्धि को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे विद्यार्थियों, बोलेंगे ग्रोथ। इसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ। तो यहाँ वृद्धि शब्द यूज कर लो, यहाँ पे यानी कि एक और शब्द यहाँ पे यूज कर सकते हो आप, समृद्धि, क्योंकि इकोनॉमिक्स की भाषा में इसका जो नाम है वास्तव में क्या है, समृद्धि है, वृद्धि या समृद्धि। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ को हम तुलनात्मक रूप से पढ़ने वाले हैं। किस किस को पढ़ेंगे, यहाँ पे विकास और वृद्धि को किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो आपका अगला टॉपिक यही पूछ लेता है कि समृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। समृद्धि नहीं भाई, विकास भाई कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बड़ा परिवर्तन देखो अभी तक तो हुआ नहीं है और मेरे को लग नहीं रहा है कि आपको परिवर्तन होने वाला है। सर जी 8 विधानसभा अधूरी है, बिल्कुल आपको सारी बातें याद हैं, पूरी पॉलिटी, आप पॉलिटी की तो टेंशन लो ही मत, आप पॉलिटी के लिए तो मस्त होके बैठ जाओ। पॉलिटी तो गुरुजी एक दिन में खड़े होके पूरी पॉलिटी आपको पढ़ा जाएंगे, क्योंकि पॉलिटी तो गुरुजी का आधारभूत सब्जेक्ट रहा हुआ है। हाँ, अभी तक तो बोर्ड ने ऐसा कुछ नोटिफिकेशन जो है, हाँ करने को तो भाई कुछ भी कर सकता है, हमारी सरकार ऐन वक्त पर ही निर्णय लेती है। विद्यार्थियों को देखिएगा, अभी रीट का जो एग्जाम हुआ था उसके भी 3-4 महीने पहले सिलेबस को अपडेट किया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थियों। हाँ चाय पियो भाई, सबको चाय पिलाओ, सभी प्यारे विद्यार्थियों को चाय पिलाओ, सुबह की चाय की। अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, ये गलत बात है मेरे प्यारे, शेयर और शेयर नहीं हो, फटाफट से लाइक और शेयर। हाँ, एक और बात का मुझे आपसे प्रश्न पूछना है, आपको कल वाली PDF विधिवत रूप से मिल गई थी क्या, फटाफट से कमेंट करके बताओ, दोनों PDF आपको मिल गई थी क्या, यस या नो, फटाफट से कमेंट करके बताओ। सभी विद्यार्थियों को PDF कहाँ मिलने वाली है, तो टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता ही है, हमारे टेलीग्राम पर आपको ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। कौन से चैनल पर, क्लास 24 पर आपको ये सारी की सारी चीजें जो है राजस्थान एग्जाम्स के नाम से आप इसको सर्च करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे और आपको इन सभी थ्योरी और PDF की जो है क्लास आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। अरे सिलेबस तो आ गया, सिलेबस कब आएगा, सिलेबस तो आ गया मेरे भाई। चलो जी, अब आपको विकास और वृद्धि में क्या पढ़ना है, अंतर पढ़ना है। तो विकास और वृद्धि में क्या अंतर, अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ रखी है ना, विकास और साइकोलॉजी, विकास आपने क्या पढ़ रखा है, थोड़ा सा साइकोलॉजी पढ़ रखा है, तो उसमें भी चलता है वृद्धि और विकास। आप अपने शरीर का एक तो क्या होता है, विकास भी होता है और एक वृद्धि भी होता है। तो एक जगह तो परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है और एक जगह परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो आप यहाँ पे दो बातें यहाँ पे ध्यान रखोगे, एक तो होता है गुणात्मक और एक परिवर्तन होता है मात्रात्मक। एक होता है गुणात्मक और एक क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। एक परिवर्तन दीर्घकालीन होता है
और एक परिवर्तन जो होता है वो अल्पकालीन होता है। एक क्या होता है? अल्पकालीन होता है ना। एक परिवर्तन जो होता है स्थिर होता है, यानी कि स्थायी रहता है, और एक परिवर्तन हमारा कैसा होता है? अस्थायी होता है। तो यहाँ पे इन दोनों में ही अंतर कर करके हमारे को एक को इधर रखना है, एक को इधर रखना है। तो इसी प्रकार से इस टेबल में हम विकास और क्या पढ़ने वाले हैं? वृद्धि को पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको लिए चलता हूँ, यहाँ पे देखिएगा अर्थव्यवस्था का विकास सामान्यतः किसी विशेष क्षेत्र, देश अथवा व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि को आर्थिक विकास कहा जाता है, परंतु नीति निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास में उन सभी प्रयत्नों को शामिल किया जाता है। अब देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे मूल रूप से एक टेबल है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास, यानी कि एक तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आर्थिक विकास, और एक जो बिंदु है वो आपका है कौन सा? आर्थिक समृद्धि। यानी कि दो बिंदु आपको इसमें तुलनात्मक रूप से पढ़ लेने हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास क्या है। ये गुणात्मक संकल्पना है। विकास कैसा है? विकास विद्यार्थियों कैसा है? विकास गुणात्मक है। विकास कैसा है? गुणात्मक परिवर्तन है। और अगर किसकी बात करें? समृद्धि की। इधर मैं समृद्धि के बारे में कुछ शब्दों का लिखूंगा तो आपको यहाँ पे तुलनात्मक पता भी चल जाएगा। समृद्धि कैसा है? समृद्धि मात्रात्मक है। गुणात्मक का मतलब तो ये होता है केवल गुणों में परिवर्तन होता है, यानी कि इसके गुण में परिवर्तन होता है। जैसे आप बात करें, पहले शरीर हमारा कैसा था? पहले बचपन में था, फिर युवा अवस्था आती है, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है। तो ये तुम्हारे शरीर का कौन सा परिवर्तन हुआ? विकास हुआ, गुणात्मक परिवर्तन हुआ। एक हमारा जो है वृद्धि, इसमें मात्रात्मक होता है। पहले हमारा वजन कितना था? 2 किलो था, फिर बढ़ते बढ़ते आज 50, 60, 70, 80 किलो हो गया। तो ये कितना है? मात्रात्मक वृद्धि हो गया। तो अर्थव्यवस्था का जो ये वाला क्षेत्र है ये तो कैसा है? गुणात्मक है विकास, और मात्रात्मक कैसा है? समृद्धि है। आर्थिक विकास में उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी संस्थागत भी परिवर्तन होता है। इसमें देखिएगा परिवर्तन चलता रहता है। इसमें क्या होता है? परिवर्तन जो होता है वो चलता रहता है। आर्थिक विकास के लिए संरचनात्मक परिवर्तन जरूरी है, यानी कि यहाँ पे परिवर्तन होना बिल्कुल अति आवश्यक है। और यहाँ पे आर्थिक विकास उचित नियंत्रण, निर्देशन, मार्गदर्शन से उत्पन्न हुई सृजनात्मक शक्तियों का परिणाम है। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक और परिणामात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। इसका परिणाम सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो है गतिविधियों से क्या है? संबंधित है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम ये पढ़ते हैं आर्थिक समृद्धि। ये मात्रात्मक संकल्पना है। आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया एक स्थिर प्रक्रिया है। मैंने अभी आपसे कहा वहां हम क्या पढ़ रहे थे? परिवर्तन, और यहाँ पे कैसा बताया मैंने आपको? ये एक स्थिर संकल्पना है, और इसमें नवीनता का कोई सर्जन नहीं होता। इसमें कोई चीज आपके शरीर में या किसी भी आर्थिक विकास में नई चीज का परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद में आर्थिक समृद्धि संरचनात्मक परिवर्तन के पहले हो चुका है, इसलिए आर्थिक समृद्धि में केवल उत्पादन में वृद्धि होती है। यानी कि विकास के बाद में क्या होता है, ये बात आप बिल्कुल नोट डाल के याद रखिएगा। विकास के बाद में ही क्या प्रारंभ होती है? विकास के बाद में ही वृद्धि आती है। यानी कि प्रथम में क्या आएगा? विकास आएगा, और विकास के बाद में क्या आएगा भाई? सेकंड नंबर पे क्या आएगा? यानी कि विकास पहले हो चुका होता है, वृद्धि बाद में आती है। आर्थिक समृद्धि नियमित घटनाओं का परिणाम है, यानी कि ये जो है घटना कौन सी होगी? नियमित घटनाओं का परिणाम है। आर्थिक समृद्धि केवल उत्पादन की वृद्धि से क्या है? संबंधित है। यानी कि हमने इसका तुलनात्मक अध्ययन पढ़ लिया है। हाँ बिल्कुल, आप सबकी देखिएगा दोस्तों, मैं जो प्रयास कर रहा हूं, देखो विद्यार्थियों, आप लोगों के हित के लिए अगर बहुत कुछ हम अगर करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है ये, और आप हमारे साथ हमारे पर विश्वास कर रहे हैं। मैंने आपको 2-4 दिन पहले भी एक बात कही थी, हमारा जो परिवार है वो 40,000 के से आज 41K का हो गया है, यानी कि 41,000 का हमारा परिवार बन गया है। और ये जो परिवार है, इस परिवार में कौन हो? इस परिवार में आप ही तो लोग हो। हम तो केवल इस परिवार के हिस्से हैं, बाकी इस परिवार के सदस्य आप ही हो। अगर आप लोग हमारे से डिमांड करोगे हम, और आप लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हो, तो हम क्यों ना आप लोगों की जो बातें हैं उनको आपके भविष्य के लिए सार्थक जो बनाए। पूरी क्लास 24 की टीम आप लोगों के लिए हित में जो है क्या कर रही है? प्रयास कर रही है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि और चैनलों की तरह नहीं है कि 6-6, 10-10 हज़ार रुपये आपसे जूनियर अकाउंटेंट की फीस ली जा रही है। कोई 0% जो है चार्ज नहीं है। आराम से पढ़ो, मस्त होकर पढ़ो। आप तो सिलेक्शन की बात करो, केवल गुरुजी में तो क्या चाहिए विद्यार्थियों? सिलेक्शन चाहिए।
ठीक है। यहाँ तो सिलेक्शन की बात करो, हमारा चैनल केवल सिलेक्शन की बात करता है, पैसे की तो बात करता ही नहीं है। पैसा आपके पास नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो पढ़ाई करो, क्योंकि ये इस समय आपके लिए सुनहरा अवसर है और इस अवसर को आप जाने नहीं देना है, क्योंकि आप पैसे के चक्कर में सोचते हो कि बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। तो भाई मैं तो साफ कहता हूं कि पैसा भी आपको उतना ही दिलाएगा, और मैं तो ये कहता हूं कि हम उससे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम उनसे बहुत अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो दोस्तों, हो सकता है, देखो टीचर सब अपने अपनी बातें बड़ाई करते हैं, लेकिन मैं किसी की बड़ाई और बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम जो आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत अच्छा है, बहुत यूजफुल है। पीडीएफ आपको कौन देगा फ्री में भाई? क्लास के नोट्स कौन देगा आपको? ये नोट्स कोई नहीं देता है, क्योंकि सब जो है आज की जो बिजनेस जो बना रखा है इसको, हम तो निःशुल्क सेवा में आपके लिए हाजिर हैं। और मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे चैनल से पूरे राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा क्या हो, सिलेक्शन हो। अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं आर्थिक समृद्धि की और जो है आर्थिक विकास की कुछ बातें आपके सामने रखने वाला हूं। देखिएगा, यहां से स्टार्ट हो जाता है विकास। आर्थिक विकास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों और विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, परंतु इस संदर्भ में जी.एम. मायर द्वारा प्रस्तुत परिभाषा को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें परिणाम स्वरूप किसी देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। मैंने भी कहा था, एक दीर्घकालीन होता है, एक अल्पकालीन होता है, परंतु इसे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या और अन्य वितरण की असमानता नहीं बढ़नी चाहिए। विकास ऐसा हो जिसमें गरीबी रेखा का जो आंकड़ा है वो बढ़ना नहीं चाहिए कि कुछ लोग ज्यादा गरीब हो गए, कुछ लोग ज्यादा अमीर हो गए, खाई नहीं पड़नी चाहिए। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश के समस्त उत्पादन साधनों का अधिक कुशलता पूर्वक विदोहन होता है। आर्थिक विकास से आज से अधिक उत्पादन, नवीन तकनीकी, कुशल प्रयोग तथा संस्थागत सुधारों में तथा आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन गत्यात्मक प्रक्रिया है। आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन लंबी प्रोसेस है जो आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों कारकों को प्रभावित करती है, यानी कि इकोनॉमिकल और यानी कि नॉन इको और इको दोनों को क्या करती है, प्रभावित करती है। आर्थिक विकास प्रक्रिया में निम्न आय स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए प्रयास किया जाता है। यानी कि सामान्य बात की जाए तो गरीबी रेखा से आप थोड़ा सा उच्च और यानी कि मध्यम स्तर, उच्च स्तर की ओर बढ़ने का क्या किया जाता है, इसमें प्रयास किया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है। आर्थिक विकास का अर्थ क्षेत्रीय सामाजिक विसंगतियों को दूर किए जाने के साथ गरीबों में वृद्धि तथा हाशिए पर स्थित लोगों की, विशेषकर महिलाओं की अधिकारिता आवश्यक है। यानी कि गरीब लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लेवें और महिलाएं इसमें खास तौर पर भाग लेवें, तो गरीबी के साथ में गरीबी का जो एक दायरा है वो कम हो जाएगा और इससे आगे की जो चर्चाएं हैं वो विकास निरंतर बढ़ता रहेगा, जिससे समग्र विकास की प्रक्रिया अधिक समावेशी इंक्लूसिव बन सके। यानी कि इसका कुल मतलब है समावेशी विकास। और समावेशी विकास हमारे साइकोलॉजी में भी चलता है। समावेशी विकास क्या होता है? तो समावेशी विकास में क्या होता है, सभी प्रकार के लोग होते हैं, गरीब भी होते हैं, ठीक है, महिलाएं भी होती हैं, ठीक है, और इसमें विकलांग टाइप के लोग भी होते हैं, ठीक है, विकलांग भी होते हैं, मंद बुद्धि भी होते हैं, क्षीण भी होते हैं और उच्च स्तर के लोग भी होते हैं। अगर इनका सबका विकास होता है तो सरकार का विकास होगा, देश की जीडीपी का विकास होगा। और इसके बाद में अगला टॉपिक मैंने पढ़ाया ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? समृद्धि या वृद्धि। देश में वस्तुओं और सेवाओं का, सर्विस का उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होता है। समृद्धि में क्या होता है? केवल उत्पादन में वृद्धि से ध्यान रखना। समृद्धि में क्या होगा भाई? उत्पादन में वृद्धि में ध्यान रखना है ना भाई। उत्पादन में क्या होगा? वृद्धि की बात करता है। आर्थिक समृद्धि, और आप यहां पे देख सकते हैं, आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न वेरिएबल्स में मात्रात्मक परिवर्तन से। आर्थिक समृद्धि में मात्रात्मक है, उत्पादन से यह संबंधित है। आर्थिक समृद्धि दो रूपों में अभिव्यक्त किया जा सकता है, कुल उत्पादन में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन में क्या किया जाता है? वृद्धि किया जाता है। यानी कि ये कुल मिला के मात्रात्मक बात करता है। वास्तव में आर्थिक समृद्धि से आज से सकल घरेलू उत्पाद, जो हमारा जीडीपी है, हमारा जो जीडीपी है और हमारा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, है ना, दोनों की बात करता है ना। और एक है आपका पर व्यक्ति इनकम, यानी कि पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, है ना। इनकी क्या करता है? निरंतर होने वाली वृद्धि की बात करता है। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, यानी कि जीडीपी में परिवर्तन और जीएनपी में परिवर्तन और आपकी प्रति व्यक्ति आय में भी क्या है? परिवर्तन का, उत्पादन की बात करता है। आर्थिक समृद्धि में यह देखा जाता है कि राष्ट्रीय उत्पादन में सतत वृद्धि हो रही है अथवा नहीं,
यदि राष्ट्रीय उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है तो इसे समृद्धि की संख्या दी जाती है। हमारा जो राष्ट्रीय उत्पादन है, नेशनल जो प्रोडक्ट है, अगर उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब इसे हम किसकी संज्ञा दे सकते हैं? ग्रोथ की संज्ञा दे सकते हैं। किसकी संज्ञा दे सकते हैं साथियों? ग्रोथ की संख्या दे सकते हैं। आर्थिक समृद्धि में यह ज्ञात होता है कि अर्थव्यवस्था विभिन्न स्रोतों से मात्रात्मक रूप में कितनी वृद्धि हो रही है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैंने आपको जब बताया था शुरू में कि आज हम पढ़ने वाले हैं, एक तो अर्थव्यवस्था का विकास आपको समझा दिया मैंने, एक समृद्धि या वृद्धि आपको समझा दिया है, और अर्थव्यवस्था के मैंने जो क्षेत्र हैं, अर्थव्यवस्था के आपको जो मैंने क्षेत्र बताई दिए हैं, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से लेकर के हमने जो इसके पंचम क्षेत्र हैं वो सभी को क्या कर लिया है? पढ़ लिया। अब इसके बाद में बात आती है आंकड़ों की। इसके बाद में बात आती है किसकी? आंकड़ों की, कि 2023 और 24 के अनुसार ये क्या आंकड़ा रहने वाला है। तो अभी तक इसका जो आर्थिक सर्वे जो हमने पढ़ा है, तो आपको मैं क्लास लेके आऊंगा जिसमें हमारा जो बजट जो सार है, मैंने आपको बताया भी था कि हम एक क्लास लेके आएंगे जिसमें क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का बजट सार और भारत का क्या पढ़ने वाले? बजट सार। क्योंकि ये बजट सार प्रतिवर्ष क्या हो जाता है विद्यार्थियों? बदलता रहता है। चलो विद्यार्थियों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को सही अच्छे से और भली भांति रूप से दो टॉपिक आपको मैंने आज पढ़ा दिए हैं, विकास समृद्धि, एक तो ये वाला, और एक हमने पढ़ लिया अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। दोनों टॉपिक बहुत आसान है, इजी है। एग्जाम में ऐसे टॉपिकों से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रश्न हमारे गलत होते हैं तो मेरिट से हम बहुत बाहर चले जाते हैं विद्यार्थियों। क्योंकि आसान टॉपिक भी आना चाहिए और हार्ड टॉपिक भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आसान आ गया और हार्ड रह गया। तो दोनों विद्यार्थियों, आपको दोनों को पैरेलल में लेके साथ चलना है, यानी कि आसान टॉपिक को भी एक एक बार जो उसका डाउट जो है वो क्या कर लेना है? क्लियर करना है। यानी कि समानता तुल्यता को आपको अपनाना है। अगर आप इसको नहीं अपनाओगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हो। तो आप लोग कई बार ये भी सोच लेते हो ये तो मेरे को आता है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में उनको आप पढ़ नहीं पाते हो और ये कहते हो कि यह तो मुझे आता है। और एग्जाम में सबसे बड़ी समस्या ये होती है जो आने वाला, जिसको आपके ऊपर पूरा पूरा विश्वास था, वो आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और जब ऐसे इजी प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं तो भाई मेरिट में आपका जो वो लिस्ट आता ना, उस लिस्ट में आपका नाम नहीं मिलेगा। और जब नाम नहीं मिलेगा तो सोचो, आपने अब तक एग्जाम में दिए हैं और जब वहां पर ऐसा लिखा हुआ मिले नो मैच फाउंड, तो आप कितना आपके ऊपर असर पड़ता होगा। शायद मुझे इस बात का भली बात ही पता है कि मैं एक विद्यार्थी हूं, और जब मैं भी मेरा रिजल्ट देखता हूं और उसमें ऐसा लिखा हो नो मैच फाउंड, तो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि यह जीवन में अपने और कोई दुख नहीं, मेरे हिसाब से यह जीवन का हमारा सबसे बड़ा दुख है। और इसी दुख को हम दूर करने के लिए आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पूरी क्लास 24 की टीम आप लोगों के लिए सेवा में हाजिर है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और मेरे प्रिय साथियों, अगली क्लास जो होने वाली है, कौन सी होने वाली है? अगली क्लास जो होने वाली है गणेश सर की होने वाली है। दूसरा, इवनिंग में जो कल हमारी क्लास थी पॉलिटी की, वो किसी कारणवश नहीं हो पाई है। मॉर्निंग में हम 9 बजे मिलते हैं पॉलिटी के साथ। 9 बजे जुड़ना न भूलें, पॉलिटी क्लास हम 9 बजे लेने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का क्लास 24 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी 9 बजे वाली क्लास जो होती है इंडियन इकोनॉमिक्स की होती है। और आपको जैसे कि सिलेबस का पता है कि हमारे को आज जो है क्या पढ़ाया जाने वाला है? अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ाए जाने वाले हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में अगर बात करें तो ये एक प्रकार से ये अर्थव्यवस्था की जो पहली यूनिट होती है, जिसमें अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के रूप, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र और उसके विकास की जो अवधारणा है, वो आज हम इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। तो मैंने इसका 2 फॉर्मेट बनाया, एक पीपीटी बेस पे है और एक मैं आपको जो है थ्योरेटिकल बेस पे पढ़ाने वाला हूँ। पहले मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल बातें बता दूंगा, उसके बाद में मैं आपको जो पूरी पीडीएफ है वो उसको जो है आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। साथ में पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर रोज जो है आपको डाली जा रही है। जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में क्लास 24 राजस्थान एग्जाम्स के नाम से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलो विद्यार्थियों, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार जो सेशन से जुड़ गए उन सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज की क्लास हमारी शुरू हो चुकी है और देखिएगा, आज के सेशन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं क्लास 24 के इस डिजिटल माध्यम से। और क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसमें नोटिफाई करवा देता हूं। आज के टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं। आज के टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा आपके अर्थव्यवस्था, यानी कि
एक तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अर्थव्यवस्था के विकास व प्रकार। दूसरा, इसके बाद में अर्थव्यवस्था के दो बड़े रूप पढ़ते हैं। प्रकार में जब आता है समष्टि और दूसरा होता है व्यष्टि। ठीक है, दो इनके बारे में जानेंगे। तीसरा, इसके बाद में विश्व में अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं, जैसे खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो यहाँ पे विश्व में अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं और जो है इसके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद में इसका जो स्वरूप है, इसका जो ढांचा है, उसको हम पढ़ने का क्या करेंगे, आज की क्लास में प्रयास करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, यानी कि कुछ शब्दावलियां हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, कुछ शब्दावलियां हैं जैसे उत्पादन क्या होता है, निर्माण क्या होता है, विनिर्माण क्या होता है, विनियम क्या होता है ना। इस प्रकार के कुछ शब्दावलियां हैं जो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलो जी, तो आज के सेशन की हम शुरुआत कर देते हैं। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया, नमस्कार। नीलू नमस्कार भाई, हेमराज जाट नमस्कार, सोनू शर्मा राधे राधे, और सरवन पटेल सर नोट्स मिलेंगे इकोनॉमिक्स के? बिल्कुल मिलेंगे भैया। हम जो है जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके बाद में टेलीग्राम चैनल पर हमारी जो है नोट्स डाल दी जाते हैं। हमारी जो पीडीएफ होती है, प्रतिदिन की पीडीएफ होती है, वो कहाँ पर डाली जाती है? हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है कहाँ, क्लास 24। क्लास 24 राजस्थान, क्लास 24 राजस्थान एग्जाम्स के नाम से एक टेलीग्राम है। एक तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो जी, हाँ बिल्कुल मिलेंगे सरवन भाई, बिल्कुल अवश्य मिलेंगे। चलो जी, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पीपीटी बेस पे पहले पढ़ाता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले अर्थव्यवस्था की क्रियाओं में दो बातें यहाँ पे लिखी हुई है। पहली बात लिखी हुई है आर्थिक क्रियाएं और दूसरी बात लिखी हुई है अनार्थिक क्रियाएं। जहां पर पैसे की और जहां पर केवल उद्देश्य क्या होता है, धन प्राप्ति का उद्देश्य होता है। जहां पर धर्म की जगह धन की प्राप्ति करना होता है। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत व्यक्ति का उद्देश्य होता है धन प्राप्त करना। क्या होता है भाई? धन प्राप्त करना होता है। जैसे श्रमिक, उद्यमी और व्यापारी, ये सभी किसके लिए कार्य करते हैं? ये धन के लिए कार्य करते हैं। एक होता है अनार्थिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है विद्यार्थियों? वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य आत्मिक संतुष्टि प्राप्त करना होता है, न कि धन प्राप्त करना। जैसे सामाजिक क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं। अगर आप किसी प्रकार से कोई सामाजिक सोशल वर्क कर रहे हो, यानी कि आप लोगों की हेल्पिंग कर रहे हो किसी भी प्रकार से, कोई भी समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा आप ब्लड डोनेट करते हैं। अब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप समाज सेवा का काम कर रहे हैं, वहां पे आपने किसी प्रकार का चार्ज या पैसा नहीं लिया है। तो ये तो कौन सी क्रियाएं होगी? अनार्थिक क्रियाएं। और अभी जिस एज में तुम लोग हो, इस एज में तुम लोग हो, तो अभी तुम लोगों ने पैसे के ऊपर जो है कोई फोकस नहीं किया है। अभी तक तुम्हारा लगभग सभी का उद्देश्य क्या होता है? अनार्थिक क्रियाएं, सामाजिक और धार्मिक क्रियाएं। जैसे ही आप बिजनेसमैन टाइप के व्यक्ति बन जाएंगे तो उसके बाद में आप श्रमिक हो गए हैं, मजदूर हो गए हैं, आप व्यवसायी हो गए हैं या आप व्यापारी हो गए हैं, तो आपका एक ही उद्देश्य रहेगा आर्थिक क्रियाएं। आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज करोगे। अभी आपका जो है टाइम पीरियड कैसा चल रहा है? अभी आपका चल रहा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है उसमें आप चल रहे हैं। हाँ भाई, इसके बाद में अर्थशास्त्र ऐसे सिद्धांतों, नियमों, संकल्पनाओं की संज्ञा करता है जो बाजार की कार्य प्रणाली समझने में सहायक होते हैं। इसके अंतर्गत समुदायों के मध्य संपत्तियों के निर्माण तथा वितरण को समझने का प्रयास किया जाता है। अर्थव्यवस्था क्या है? यह एक ऐसा नियम है, सिद्धांत है, जिसमें समुदाय को पैसा कमाना, खर्च करना, उत्पादन करना और उनका वितरण करना ही अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य टारगेट माना जाता है। इसके बाद में अगले पेज में है, लिखा हुआ है कुछ शब्दावलियां हैं। जैसे उत्पादन है, उपभोग है, इसमें क्या अंतर है? देखिएगा, उत्पादन प्रोडक्शन और एक होता है कंज्यूमेशन। इन दोनों में क्या फर्क होता है? हालांकि नाम से आपको पता चल गया होगा, उत्पादन तो हम किसका करते हैं? किसी भी वस्तु का हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो तो क्या होता है? उत्पादन। उपभोग, हम किस प्रकार से किसी वस्तु का उपयोग करते हैं। यानी कि मान लीजिएगा ये पेन है और इस पेन का हम क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे लिखने के लिए इसका क्या कर रहा हूँ? उपयोग कर रहा हूँ। तो ये उपयोग क्या हो गया? उपभोग हो गया है। ये क्या हो गया है?
कंज्यूमेशन हो गया है, ये क्या हो गया है, उपभोग हो गया है। और इसको जिस कंपनी ने बनाया है ना, इसको जिस कंपनी ने बनाया है वो क्या किया है, इसका प्रोडक्शन। तो मान लीजिएगा इसको किसी भी कंपनी ने बनाया, जेल ने बनाया है, किसी भी एक्स्ट्रा कंपनी बनाया, तो वो क्या हो गया। तो देखिएगा यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु की उपयोगिता या वस्तु के महत्व में वृद्धि की जाती है। हाँ भाई, नमस्कार नमस्कार हेमराज, ओके ओके, गुड मॉर्निंग शैतान भाई। हारा वही जो लड़ा नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, और आपको बहुत कुछ अच्छा बताने वाला हूं आज में। हाँ, बुरा चल रहा है टाइम सर, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, अभी तो नॉन इकोनॉमिक ही चल रहा है, अभी जब कमाने नौकरी लग जाएंगे फिर बाद की बातें हैं। उत्पादन में श्रम, लेबर, पूंजी, कैपिटल, तकनीकी, टेक्निक्स आदि का व्यापक महत्व होता है, अतः यह विषय भी अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, पारिभाषिक रूप में हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन के अंतर्गत किसी वस्तु अथवा सेवा का आवश्यकता के अनुरूप निर्माण या उपयोग किया जिसकी उसकी संरचना में परिवर्तन होता है। देखिएगा कोई भी वस्तु होती है, कोई मान लीजिएगा कोई भी जो है, ये मान लीजिएगा गेहूं है, गेहूं का किसान ने क्या किया है, उत्पादन किया है, लेकिन इस गेहूं का उत्पादन करने के बाद में ये रुका नहीं, ये कहां तक गया, ये किसी व्यापारी के पास में गया, व्यापारी से कहां पर गया, इसको किसी कंपनी वाले ने खरीद लिया, कंपनी वाले ने खरीद के इससे गेहूं से क्या बना दिया जी, मान लीजिएगा गेहूं से इन्होंने क्या बना दिया, मैदा बना दिया। क्या बना दिया जी, मैदा बना दिया। अब जब मैदा बन गई तो मैदा का उपयोग आप समझ रहे हैं किस प्रकार से होगा। तो ये क्या हो गया, इसके बहुत सारे रूप परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारी जगह ये गया है, और इसमें किस प्रकार की बात हुई है, आगत भी हुआ है, निर्गत भी हुआ है, और इसमें क्या होता है, बदलाव जो होता है, आगत निर्गत, आगत को निर्गत में बदलना ही क्या होता है, प्रोडक्शन कहलाता है। इसके बाद में उपभोग, उत्पादन का उपयोग करना या उपभोग करना ही क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। उत्पादन का उपयोग करना क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। भैया क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। यूज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कंज्यूमेशन। ठीक है, तो यानी कि आपने जो पैदा किया है उसका आपने उपयोग किया है, वही क्या है, उपभोग है। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जो उत्पादन के उद्देश्य की पूर्ति करती है। उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादकों के मूल्य चुकाकर आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है। हाँ भाई विद्यार्थियों, इसका उद्देश्य ये होता है कि इसका लाभ लिया जाता है, इसकी सेवा ली जाती है। जब पैसा खर्च करते हैं तो इसकी क्या मिलती है। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल मोनू भाई, बिल्कुल एमसीक्यू। देखिएगा मैं आपको कल के लिए अभी से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिएगा जैसे ही ये टॉपिक पूरा हो जाता है, जैसे ही ये टॉपिक पूरा होगा तो मैं आपके लिए कल जो है नेशनल इनकम वाले टॉपिक के एमसीक्यू लेके आऊंगा कल मॉर्निंग की क्लास में। कल मॉर्निंग की क्लास में, क्योंकि हमने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया है, कल की क्लास में मैं आपको अभी बता देता हूं, कल की क्लास में नेशनल इकोनॉमिक वाला जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू होने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी अपने सभी साथियों को जोड़ेंगे, और इस बात का प्रमाण हम जो है कहने की आवश्यकता नहीं, हमारे जो पिछले वीडियोज हैं उनमें आप देख सकते हैं कि अब तक हमने पंचवर्षीय और आर्थिक नियोजन के सभी क्वेश्चन जो है वो हल कर लिए हैं। अगला शब्दावली है निवेश। निवेश को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया। देखिएगा निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिससे उत्पादन का विस्तार किया जाता है ताकि अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अभी गोल्ड में क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। गोल्ड यानी सोना खरीद करके रख लेते हैं या निवेश कर देते हैं, और जैसे ही सोने के भाव में क्या होती है, वृद्धि होती है। सोने के भाव में क्या होती है, वृद्धि होती है, और वृद्धि होती है तो फिर ये लाभ जो है वहां से क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा ही क्या चलता है, शेयर मार्केट चलता है। कुछ लोग शेयर खरीद लेते हैं, और जैसे ही शेयरों के भाव में वृद्धि होती है तो ये अपने शेयरों को बेच देते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार की बातें हो सकती हैं, हानि भी हो सकती है तो लाभ भी हो सकता है। कई बार शेयर जो है गिर जाते हैं तो कई बार शेयर बढ़ जाते हैं, लेकिन निवेश का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, लेकिन ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। विनियम का मतलब होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब सामान्य भाषा में अगर कहें, एक्सचेंज क्या होता है, यानी कि हमने ये पेन खरीदा है तो इसके लिए हमने पैसा दिया है, तो पैसा दिया है तो इसकी तुलना इधर 5 रुपए, इधर पेन की तुलना क्या होगी, बराबर होगी। इसका अंकित मूल्य 5 रुपए के समान है। तो हमने किसी भी वस्तु का खरीदने के लिए, विनियम का सामान्य अर्थ होता है वस्तुओं के आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, परंतु
आधुनिक अर्थशास्त्र में विनिमय वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं की खरीद तथा बिक्री से है। यानी कि वस्तुओं को बेचना और खरीदना यह क्रिया धनराशि या मूल्य द्वारा की जाती है, इसलिए इसे उत्पादन मूल्य भी कहा जाता है। किसको? इसको विनिमय को, एक्सचेंज को क्या कहा जाता है? एक्सचेंज को उत्पादन मूल्य भी कहा जाता है, जिसका अर्थ बाजार अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर उत्पादन का मूल्य निर्धारण करता है। यानी कि जहां पर जिस परिस्थिति में यह वस्तु मिलेगी, मोनू भाई क्या चल रहा है मेरे भाई? ऐसे नहीं चलेगा मोनू भाई, ऐसे नहीं चलेगा भाई, है ना। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार जैसी बातें यहां पे की जाती हैं। विनिमय दो प्रकार का होता है भैया, दो भागों में बांटा जाता है, वाणिज्यिक विनिमय और व्यापारिक विनिमय। वाणिज्यिक का मतलब भी लाभ कमाना होता है और व्यापारिक का मतलब भी क्या होता है? कॉमर्शियल होता है और एक ट्रेड होता है। कॉमर्शियल में क्यों कुछ प्रतिबंधित होते हैं और ट्रेड में इतने कोई प्रतिबंध नहीं होते हैं। अब इसके बाद में अगली शब्दावली है वितरण। वितरण को अंग्रेजी में कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं भैया? डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं विद्यार्थियों। क्या कहते हैं? हाँ मोनू भाई, ऐसे नहीं चलेगा ना। वितरण वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध उत्पादन के साधनों की कीमतों से है, जैसे जमीन, श्रमिक पूंजी तथा उपक्रम आदि। इसे साधन मूल्यांकन भी कहा जाता है, जैसे जमीन का मूल्य अर्थात किराया, श्रम का मूल्य अर्थात मजदूरी, पूंजी का मूल्य अर्थात ब्याज, उपक्रमों या उद्यम का मूल्य अर्थात लाभ। यानी कि वितरण का मतलब होता है किसी भी संसाधनों को बांटने की जो एक प्रक्रिया होती है। अगर आपने जमीन बेचा है या चलो जी, किसी कंपनी या संस्था या देश के द्वारा निर्मित वस्तु या सेवा को नागरिक उपभोक्ता तक पहुंचाने का तंत्र ही वितरण प्रणाली होता है। यानी कि कोई भी वस्तु जहां से बनती है, मान लो ये कोई एक जगह है, स्थान है, कंपनी है, कंपनी का मुख्यालय मान लेते हैं, जहां से मैं भी पढ़ा रहा हूं जयपुर जिले में है। जयपुर जिले में कोई कंपनी का मुख्यालय है। अब इस मुख्यालय ने अपने पूरे राजस्थान में अपनी ब्रांचेज खोल रखी है, राजस्थान के 33 जिलों में, और अभी तो जिलों की संख्या बढ़ने भी वाली भी है। तो यहाँ पे सभी जगह ये सामान जो पहुंचाया जाता है वही क्या होता है? वितरण होता है। वितरण यह अध्ययन है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि देश में जो भी उत्पादन किया जाता है उसका देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम या सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का वितरण, वेतन, मजदूरी तथा लाभ में कैसे प्रयोग किया जाए, यही क्या होता है? वितरण का काम होता है। वितरण जितना अधिक होगा लाभ उतना ही अधिक होगा। कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उसकी वैल्यू तभी बनती है जब उसके अधिक से अधिक लोगों तक उसकी क्या बनती है? पहुंच बनती है। जैसे आप बहुत सारी कंपनियों के नाम यहाँ पे जानते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे, एक होंडा कंपनी है, होंडा कंपनी है, और इस होंडा कंपनी ने अपना व्यापार जो है विश्व के लगभग अधिक से अधिक देशों में फैलाया हुआ है। तो इसको फैलाने से क्या हुआ है? इसको लाभ ही होता है। अगर ये कम करता है, केवल एक ही जगह पे करता है, तो इसको क्या होता है? लाभ कम प्राप्त होता है। अगला है, देखिएगा, यहां से अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है। मूल रूप से अगर बात की जाए अर्थशास्त्र के बारे में बात चल रहा है। यहाँ पे एक शब्दावली आप पढ़ेंगे व्यष्टि और एक पढ़ेंगे समष्टि। यहाँ पे एक पढ़ेंगे व्यष्टि और एक पढ़ेंगे आप समष्टि, और दोनों में मैंने आपको ये पीडीएफ बना रखी है। तुलनात्मक बातें हम करने वाले हैं कि इन दोनों में अर्थ क्या होता है। एक मैं आपको सामान्य सा पहले बता देता हूं। व्यष्टि जो होता है ये एक छोटा रूप होता है, ये एक अर्थव्यवस्था का छोटा रूप होता है। जैसे एक व्यक्तिगत रूप होता है इसका, ये एक व्यक्तिगत रूप होता है, इंडिविजुअल होता है ना। यानी कि यहाँ पे बहुत कम मात्रा में और व्यक्तिगत रूप से होता है। और समष्टि क्या होता है? ये संपूर्ण होता है। ये क्या होता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था होता है, और इसका लेवल जो होता है बड़े स्तर पर होता है। ये क्या होता है? बड़े आप तो इतना सा देख लो, संपूर्ण अर्थव्यवस्था कहां पर आती है? समष्टि में आती है। और उसका कोई व्यक्ति विशेष व्यक्तिगत रूप से जो आता है छोटा रूप, वो कहां पे आता है? व्यष्टि में आता है। तो एक को बोलते हैं अंग्रेजी में, देखना इसको अंग्रेजी में एक दोनों शब्द हैं। ये तो है माइक्रो। माइक्रो को अपन क्या बोलते हैं? माइक्रो को अपन ये बोल सकते हैं क्या?
सूक्ष्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सूक्ष्म बोल सकते हैं। और समष्टि को क्या बोलते हैं? मैक्रो बोलते हैं। समष्टि को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? मैक्रो बोला जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, माइक्रो और मैक्रो में थोड़ा सा अंतर है। एक जो है सूक्ष्म है और एक जो है बड़े स्तर पर होता है ना। एक जो है हाँ भैया, अगला देखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्य आर्थिक इकाइयां इकोनॉमिक्स यूनिट्स का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रणेता एडम स्मिथ हैं। आपसे एक बार ये क्वेश्चन अनेकों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के जनक कौन है? वास्तविक जो अर्थशास्त्र है इसके जनक कौन है? तो आपका राइट उत्तर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके लिखोगे तो इसका राइट उत्तर होगा एडम स्मिथ। अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं। और उसमें भी कौन सी अर्थव्यवस्था के हैं? व्यक्तिगत जो अर्थव्यवस्था है, व्यष्टि जो अर्थव्यवस्था है उसके जनक है एडम स्मिथ। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी आर्थिक इकाइयां, मैंने कहा छोटे छोटे रूप होते हैं, आर्थिक इकाइयों से संबंधित आर्थिक समस्याओं एवं आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता, जैसे क्या किया जाता है? व्यक्तिगत उपभोक्ता की बातें यहां पर की जाती हैं। व्यक्तिगत उपभोक्ता जो होता है उसकी बातें यहां पर भाई की जाती है। किसमें? अब देखिएगा, मैं आपको ये टेबल के माध्यम से दोनों को बताने वाला हूं। हाँ भाई, अब देखिएगा, अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र जो है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और इधर देखा जाए तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में होता है तेजी और मंदी में क्या फर्क होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत, फर्म, उद्योग और व्यापारिक इकाइयों में तेजी व मंदी की विवेचना होती है और यहां पर समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा संपूर्ण आर्थिक मंदी क्या होता है? संपूर्ण आर्थिक मंदी संपूर्ण आर्थिक मंदी, आर्थिक तेजी का क्या किया जाता है? स्पष्टीकरण किया जाता है। यहां पे किसी छोटी सी बात का और यहां पे संपूर्ण जो है आर्थिक मंदी का क्या किया जाता है? अंतर किया जाता है। अगला बिंदु है सहायता। उपभोक्ता या फर्म को सर्वोत्तम दशा तक पहुंचने में व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायता करता है। किसी भी उपभोक्ता को फर्म या किसी भी अच्छे कार्य तक पहुंचने के लिए सहायता प्रदान करता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचाने में समष्टि अर्थव्यवस्था विशेष सहायक होता है। यह भी सहायक होता है, वह भी सहायक होता है, लेकिन यह किसी बिंदु तक पहुंचाने में सहायता करता है और यह किसी व्यक्ति विशेष को पहुंचाने तक क्या करता है? हमें सहायता प्रदान करता है। अगला इसके बाद में देखिएगा व्यष्टि सीमा, देखिएगा इसकी सीमा क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमांत विश्लेषण आदि पर आधारित नियमों तक सीमित है। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, राजस्व आदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं के विश्लेषण से अधिक व्यापक हो जाता है। अगला है समस्याओं का अंतर क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एकमात्र व्यक्तिगत समस्याओं का ही समाधान प्रस्तुत करती है। ये व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है, जबकि ये समग्र, ये सभी समस्याओं का, संपूर्ण समस्याओं का क्या करता है? विश्लेषण और समाधान करने का क्या करता है? प्रयास करता है। कौन? ये तो हो गया आपका कौन सा? व्यष्टि, नाम से पता चल रहा है व्यक्तिगत है, और समष्टि का मतलब हो गया संपूर्ण, है ना। ये क्या हो गया है? समष्टि का मतलब क्या हो गया? संपूर्ण हो गया है, और ये क्या हो गया? व्यक्तिगत विशेष हो गया है। अगले पेज में और है उपयोगिता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को केवल एक स्थान विशेष के लिए ही उपयोगी है, यानी कि ये एक केवल निश्चित एक स्थान की बात करता है, और यहाँ पे समष्टि जो होता है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें करता है। इसका जो क्षेत्र होता है, दायरा जो होता है वो कम प्रकार का होता है, और इसका जो दायरा होता है वो उच्च लेवल का होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। इसका जो महत्व होता है, इंप्लीमेंट क्या होता है इसका? व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल सिद्धांतों की सत्यता मापदंड प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। हाँ भाई, और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? संरचना
भ्रम को दूर करने का महत्वपूर्ण होता है। यानी कि श्रम को और दूर करने का केवल क्या होता है, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और लास्ट में हमने इसका क्या निकाला है, विश्लेषण निकाला है। क्या निकाला है, विश्लेषण। व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण से संबंधित है। ये कीमत की बात करता है व्यष्टि, और यहां पर जो है इसका उद्देश्य होता है लक्ष्य आय का विश्लेषण करना होता है। यहां पे किसी वस्तु की इनकम की बात करता है, और यहां पे कीमत का मतलब हो गया है प्राइस की बात की जाती है। व्यष्टि में प्राइस की बात होती है, और यहां पर जो होती है आय यानी कि किसकी बात होती है भैया, इनकम की बात होती है। नहीं पढ़नी पड़ेगी, एक बार मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूं, और मैं आपको इसकी लिख के अलग से और पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि इसमें एक बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको देखने से, पढ़ने से समझने की आवश्यकता पड़ेगी। अगला है विश्लेषण निर्देशन, तो हमने पढ़ लिया है। समस्या व नीति, 2 बिंदु और आपको और पढ़ने हैं। हाँ भाई, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कीमत विश्लेषण संबंधित हमने जो पिछले पेज में पढ़ा था रिपीट हुआ है, और इसका लक्ष्य आय जो है विश्लेषण होता है। निर्देशन क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत कीमत, उत्पादन, उपभोग आदि की ओर निर्देश देता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य कीमत स्तर, राष्ट्रीय आय, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की ओर क्या करता है, निर्देश देता है। अगला है समस्या व नीति क्या होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल व्यक्ति विशेष की समस्याओं का अध्ययन कर नीति की व्याख्या करने में सहयोग प्रदान करता है, जबकि समष्टि में उसका अपोजिट होता है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का विश्लेषण कर विश्वव्यापी नीतियों का निर्धारण करने में क्या होता है, सहयोगी होता है। यहाँ पे ये जो होता है विश्वव्यापी करता है, और ये व्यक्तिगत होता है। मैंने आपको 3-4 बार इस बात को बता दिया है। ये व्यक्तिगत रूप से काम करेगा, और ये क्या करेगा, संपूर्णता या समग्रता की क्या करता है, बात करता है। तो आपको 2 यानी कि यहाँ पे 2 बातें समझ में आ जानी चाहिए। क्या क्या बातें समझ में आ जानी चाहिए कि माइक्रो तो क्या है और मैक्रो क्या है। माइक्रो और मैक्रो में अगर आपको अंतर समझ में आ गया है, तो ये माइक्रो तो क्या है, ये तो है व्यष्टि, और ये जो है मैक्रो क्या है, ये हो गया आपका समष्टि। तो आपने अगर इन 2 बिंदुओं को समझ लिया है, तो अर्थव्यवस्था के जो 2 बड़े क्षेत्र हैं, अर्थव्यवस्था की जो मुख्य बातें हैं वो आपको समझ में आ जानी पड़ेंगी। हाँ भाई, इसके बाद में देखिएगा आगे, व्यष्टि अर्थव्यवस्था आर्थिक मानव के व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करती है। आर्थिक मानव की आवश्यकताएं, उत्पादन को प्रेरित करने वाले तथा बाजार से उसके संबंध का अध्ययन व्यष्टि अर्थव्यवस्था में किया जाता है। साथ ही उद्यमी उपभोक्ता से संबंधित मांग आपूर्ति के नियमों का विश्लेषण भी व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसके बाद में समष्टि अर्थशास्त्र, मैंने इसको जो है आपको ठीक से समझा दिया है टेबल में। आगे आपको इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने टेबल में दोनों को जो है पढ़ लिया है। आगे देखिएगा, इसके बाद में है अर्थव्यवस्था का व्यवहारिक पक्ष जो है, इसमें आपको थोड़ा सा और महत्वपूर्ण बातों को आप में ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे मुख्य बातें हैं, भारत की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, विकासशील विश्व की अर्थव्यवस्था इत्यादि देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको पढ़ने की आपको आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिएगा, वर्गीकरण की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की, क्योंकि ये बिंदु आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलो फटाफट से आप कमेंट करके बताओगे, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। ऑप्शन ए है पूंजीवादी है, ऑप्शन ए है पूंजीवादी, ऑप्शन बी है समाजवादी, ऑप्शन सी है साम्यवादी, ऑप्शन सी है साम्यवादी, और ऑप्शन डी क्या होगा विद्यार्थियों, ऑप्शन डी होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलो जी बताइएगा, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है, समाजवादी है, साम्यवादी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रकार की है। अरे भाई, ये क्या तुम लोग सुबह सुबह ही कहाँ से आ जाते हो ऐसे प्राणियों। इस धरती पर बोझ मत बनो मेरे भाइयों। और जो भी मेरे को सुन रहा है, क्लास में देख रहा है, मेरी बात अगर आप तक पहुँच पा रही है, तो हमारे घर में भी बेटा बहन बेटियां होती हैं। अगर आप में थोड़ा सा भी अगर रेस्पेक्ट है, तो थोड़ा सा अपने शब्दों को विराम दो।
मैं आपको कुछ भला बुरा नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आप जिस स्थान पर बैठे हो सकता है वहां का माहौल ही ऐसा हो, तो थोड़ा सा अपनी बातों पे कंट्रोल कीजिएगा। घर में अपने भी बहन बेटियां होती हैं, अगर आप इसी प्रकार के उद्देश्य से अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो बेटा फिर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। समझने के लिए और समझदार के लिए इशारा काफी होता है। हाँ भाई, तो यहाँ पे देखिएगा भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, उदारवादी अर्थव्यवस्था है या जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या किस प्रकार की है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा लिबरल जो इकोनॉमी है, उदारवादी अर्थव्यवस्था। उदारवादी जो अर्थव्यवस्था है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और पूंजीवादी जो है उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, है ना भाई। इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह ऐसी अर्थव्यवस्था है, मैं थोड़ा सा आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में इतना पढ़ने से बजाय थोड़ा सा आपको बता देता हूं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो निजी व्यक्ति होता है, कोई भी निजी व्यक्ति या निजी संस्था होता है, उसका पूरा का पूरा जो है वो बाजार नियंत्रण उसके हाथ में होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार का जो नियंत्रण होता है ना, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, वो किसमें होता है, निजी व्यक्ति, पर्सनल होता है, किसी कंपनी या संस्था के पास में होता है। जैसे यूएसए की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। हाँ भाई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है कहां की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है यूएसए की, है ना। और इसके बाद में जहां पर क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, उदारवादी का अपोजिट होता है कौन सा, समाजवादी होता है। समाजवादी को हम क्या कहते हैं, साम्यवादी कहते हैं। कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा, कार्ल मार्क्स का नाम अगर आपने सुना है तो कार्ल मार्क्स जो थे वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था के क्या थे, बड़े प्रवक्ता हुए हैं। और इन्होंने कहा कि यहां पर सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए, निजी व्यक्ति का न होकर के किसका नियंत्रण होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। किसका नियंत्रण होना चाहिए, सरकार का यहाँ पे क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। तो सरकार का जहां पर नियंत्रण है वो तो कौन सा होगा, साम्यवादी या समाजवादी। और जहां पर निजी संस्थाओं का होगा बाजार नियंत्रण, वो क्या होगा, पूंजीवादी। तो हम कहां पर पढ़ते हैं, जैसे रूस में, जैसे चीन में, या रूस और चीन में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था चलती है, यहाँ पे चलती है समाजवादी या साम्यवादी। और भारत में जो है, भारत में देखिएगा, भारत में किस प्रकार की चलती है बेटा, भारत में चलती है मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था। हमने ना तो पूंजीवादी को अपनाया है, ना हमने जो है वो कौन सी को अपनाया है, समाजवादी को अपनाया है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता क्या है, यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है, यानी कि सरकार का न्यूनतम नियंत्रण होता है, निजी क्षेत्र का अधिक प्रभावकारी और स्वतंत्र होता है। मैंने कहा कि यहाँ पे निजी क्षेत्र जो होता है उसका सबसे ज्यादा बाजार प्रणाली पर नियंत्रण होता है। यह अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के लेजर-फेयर या हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है। मैंने कहा था भी, अर्थव्यवस्था के जो जनक हैं, अर्थशास्त्र के जनक हैं, वो कौन है, एडम स्मिथ हैं। और ये बाजार व्यवस्था पर जो है प्रभावी होती है। बाजार की शक्तियां अधिक प्रभावकारी भूमिका में होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों की अर्थव्यवस्थाएं। अमेरिका की जो है पूंजीवादी है, ब्रिटेन की पूंजीवादी है, और फ्रांस की अर्थव्यवस्था कैसी है भैया, फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी कैसी है, पूंजीवादी है। देख भाई वीके भैया, अगर आप 94 नंबर आप बता रहे हो 120 में, तो 94 नंबर भाई बहुत होते हैं। अगर ईओआरओ में बात की जाए 94 नंबर जो हैं बहुत होते हैं, और देखा भी जाए तो इतने अंकों पे तो सिलेक्शन होना भी चाहिए। और कैटेगरी कौन सी है भैया, एससी कैटेगरी है, तो हो सकता है चांस है बहुत अच्छा आपका स्कोर है। हाँ भैया, इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है, यानी कि पूंजीवादी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यह केवल लाभ पर, प्रॉफिट पर काम करता है, जबकि समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है कल्याण पर काम करती है। यहां पर अर्थव्यवस्था कभी कभी एकाधिकार, मोनोपोली की स्थिति बन जाती है। एकाधिकार की अवस्था में उत्पादन एक संस्था या व्यक्ति तक ही सीमित हो जाता है, जिससे वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, और जब मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो उसकी मांगों की जो है आपूर्ति जो होती है वो कम हो जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्भव एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन को मिलता है। हाँ भाई ध्यान रखना, एडम स्मिथ की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इस पुस्तक का नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। एडम स्मिथ
अर्थशास्त्र के जनक हैं और इनकी पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, रट लेना भाई इसको। इस पुस्तक का नाम रट लेना, द वेल्थ ऑफ नेशन, और इसके लेखक हैं एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को क्या मानते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। और इसकी जो बड़ी पुस्तक आई थी द वेल्थ ऑफ नेशन, इस पुस्तक में जो है क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र के बारे में व्यष्टि और समष्टि अर्थव्यवस्था की बातें यहां पर की गई हैं। अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? मैंने कहा सोशलिस्ट इकोनॉमी में पूरा बाजार नियंत्रण जो होता है सरकार का पास होता है, और सरकार इस प्रकार से वितरण करती है कि इसका लाभ जो है प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, इसका जो लाभ है प्रत्येक समुदाय तक पहुंचे। यही जो होती है वो क्या होती है? समाजवादी होती है। लेकिन इसमें भी कमियां हैं, उसमें भी कमियां हैं। हाँ भाई, समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है जो राज्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करती है। यह उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की संकल्पना को लेकर चलती है, यानी कि सरकार जो है वही सभी प्रकार के स्वामित्व को अपने पास में रखती है। बाजार की शक्तियां नियंत्रण रहती हैं, जैसे भूतपूर्व संघ यानी कि यूएसएसआर, सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था कैसी थी? वो साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। और इस व्यवस्था के जो जनक हैं, साम्यवादी अर्थव्यवस्था के जो जनक हैं, कार्ल मार्क्स। भैया कौन है? कार्ल मार्क्स जो हैं वो इस अर्थव्यवस्था के जनक हैं। कार्ल मार्क्स जो हैं इस व्यवस्था के क्या हैं? जनक हैं। हाँ भैया, इसके बाद में है मिक्सड इकोनॉमी। मिक्सड इकोनॉमी में क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखिएगा, भारत जैसे देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी तथा उदारवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं शामिल होती हैं। इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का योगदान होता है। निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का सहायक होता है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित प्रकार की। ध्यान रखना, नोट डाल के एग्जाम में अनेक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो किस प्रकार की है? तो इंडियन इकोनॉमी किस प्रकार की है? मिक्स इकोनॉमी है भैया, जो किस का मिक्स करता है? जो समाजवाद का और किसका? पूंजीवाद का क्या करता है? मिक्स करता है। साम्यवादी और किसकी बात करता है? पूंजीवाद की बात करता है। और भारत देखिएगा दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लेकर साथ में चला, क्योंकि भारत इन दोनों देशों के या इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बाद में बना था, इसलिए भारत को इस प्रकार की, ठीक है, यहां हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत ने पूंजीवादी, और भारत हमेशा जो है, भारत का संविधान भी कैसा है? भारत का संविधान ना लचीला है ना कठोर है। भारत का संविधान भी कैसा है? मिश्रित है। और भारत की अर्थव्यवस्था भी कैसी है? मिश्रित प्रकार की है, ना तो पूंजीवादी है पूर्ण रूप से और ना क्या है? सरकारी है। यानी कि देखिएगा, इसके बाद में आता है अर्थव्यवस्था के कुछ वर्गीकरण मैं आपको बताने वाला हूं। पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था के तत्वों और विचारों को सह विकसित इस आर्थिक प्रणाली का उद्भव वास्तव में 1929 में हुआ। किसका? मंदी के दौर में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक 1929 में हुआ। और उन परिस्थितियों के समाधान के स्वरूप पर ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स के विचारों से क्या हुआ है? प्रस्तुत हुआ है। ध्यान रखना, जॉन मेनार्ड किन्स जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है इन्होंने पहली बार प्रयोग किया 1929 में। इस प्रकार की जो है अर्थव्यवस्था को जो है मिलाकर जो है मंदी के दौर में इन्होंने जो निकाला, जॉन मेनार्ड किन्स जो है इसके विचारों के क्या हुए हैं? जनक हुए हैं। अब देखिएगा, विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर इसका जो वर्गीकरण किया जाता है, एक होता है विकसित, एक होता है अल्प विकसित और एक होता है विकासशील अर्थव्यवस्था। फटाफट से कमेंट करके आपको यह बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था विकसित है, विकासशील है या अल्प विकसित है। भाई फटाफट से कीजिएगा, कमेंट करके बताना होगा। हाँ भाई, अविकसित अर्थव्यवस्था, अनडेवलपमेंट इकोनॉमी। देखिएगा, उन स्थानों और उन देशों की अविकसित कहा जाता है जहां तीनों प्रकार के साधनों, प्राकृतिक, भौतिक
तथा मानवीय में से कोई एक नगण्य हो, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र या सहारा क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिएगा अधिकतर जो अविकसित देश हैं वो कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका में है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा क्या फैला हुआ है? डेजर्ट फैला हुआ है, और डेजर्ट का नाम क्या है? सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल के कारण यहाँ पे क्या होता है विद्यार्थियों? सहारा मरुस्थल के कारण वहाँ के सभी देश जो हैं वो क्या हो गए? अविकसित प्रकार के हैं, क्योंकि मरुस्थल में ना पानी है, ना खाने के लिए अनाज है, और ना किसी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती है। इसलिए अधिकतर अफ्रीका महाद्वीप के देशों का जो है रूप है वो कैसा है? अनडेवलपमेंट है। एक होता है विकासशील देश। भारत का वेरी गुड, भारत विकासशील श्रेणी में आता है, बिल्कुल सही कहा सर। मनराज क्या कह रहा है? सर 176 नंबर है सीईटी में। अरे भाई 176 नंबर तो भाई बहुत होते हैं, आप तो 60% के आसपास हैं, 60% के आसपास है, आपको तो डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 60% के जो आसपास है तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो यहाँ पे देखिएगा विकासशील जो अर्थव्यवस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था भैया कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, डेवलपिंग जो है इकोनॉमी है। एक अल्प विकसित तथा विकासशील देश वह है जहां एक और अप्रयुक्त अथवा अर्ध प्रयुक्त मानव शक्ति तो है, दूसरी ओर अशोषित प्राकृतिक संसाधनों की न्यूनतम मात्रा उपलब्धता पाई जाती है। भारत में मानव श्रम तो बहुत है, मानव जनसंख्या, मानव श्रम तो बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन जो हैं जैसे लोहा, तांबा, सोना, पेट्रोलियम, ऐसे खनिज संसाधन जो है वो कम है। तो इस प्रकार से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या रह गई है? विकासशील रह गई है। दूसरी ओर मौद्रिक प्रौद्योगिकी गैर आर्थिक सीमाओं के कारण विकसित देशों की तुलना में आय, उपभोग, बचत तथा पूंजी निर्माण का स्तर निम्न होता है। जो विकसित देश होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं, उनकी तुलना में हमारी नेशनल इनकम कम होती है, हमारी जो जीडीपी का जो लेवल होता है वो कम होता है, और हम जो सुख सुविधाएं लाभ जो लेते हैं वो हमारे पास में कम है। हमारे जो अमेरिका से, ब्रिटेन से अगर तुलना की जाए तो हमारे पास में ऐसा कोई लाभ जो है मिलेगा ही नहीं है। उन देशों और स्थानों को विकसित कहा जाता है जहां उत्पादन के तीनों संसाधन प्राकृतिक, मानवीय, भौतिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा उनका अनुकूलतम या समुचित उपयोग हो रहा है। जैसे यूएसए हो गया है, यूके हो गया है, जर्मनी, फ्रांस हो गया है। ये देश ऐसे देश हैं जहां पर संसाधन भी हैं और इनके पास में इनके उपयोग लेने का अनुकूलतम जो है संसाधन, और इनके पास में समुचित प्रयोग करने की क्या है? हाँ भैया, वैश्विक संबंधों के आधार पर भी क्या किया जाता है? विश्व के अन्य देशों के साथ, विश्व के अन्य देशों के साथ एक तो होती है बंद अर्थव्यवस्था और एक होती है खुली अर्थव्यवस्था। तो आप फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था खुली प्रकार की है या बंद प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था खुली प्रकार की है या बंद प्रकार की है? तो पहला है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? कोई भी धन जो होता है, कोई भी धन जो होता है वो ना तो विदेश में जाएगा या विदेश से किसी दूसरे देश यानी कि भारत जैसे देश में वापस आएगा। ये कैसा हो जाएगा? बंद अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था जो बाहरी अर्थव्यवस्था से किसी भी प्रकार से आर्थिक संबंध नहीं रखती है, यानी कि आपका भारत किसी दूसरे देश, मान लीजिएगा यूएसए से, किसी प्रकार का कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखता है। आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य होती हैं तथा निजी क्षेत्र की भूमिका भी क्या होती है? नगण्य होती है। बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे उत्तरी कोरिया जो है किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं है, वहां पर ना तो कोई व्यापार करेगा, ना वो किसी दूसरे देश के साथ में साझा कोई ऐसा उद्योग साझा करेगा जिससे बाहर उसकी जो है इकोनॉमी जाए। तो इस प्रकार से उत्तरी कोरिया का नाम तो आपने सुना ही होगा, किंग जोम वहां के क्या हैं? वहां के जो है तानाशाही एक प्रकार से माने जाते हैं। और इसमें देखिएगा मैंने बताया था आपको एक्स और एम यहां पे आ चुका है। एक्स और एम का मतलब मैंने क्या बताया था? एक्स मैंने बताया था विदेशों में प्राप्त आय, विदेशों में प्राप्त आय, और एम का मतलब क्या होता है? विदेशियों द्वारा प्राप्त आय। एक तो होता है विदेशों में,
विदेशों में प्राप्त आय होगा और एक विदेशियों द्वारा होगा, बराबर क्या होता है ओ या एक्स। यानी कि इसमें ना तो निर्यात हो रहा है और ना क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा इंपोर्ट हो रहा है और ना क्या हो रहा है आयात हो रहा है, बराबर चल रहा है। ना आयात होगा ना निर्यात होगा, यानी कि सब कुछ क्या चल रहा है भैया, ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट, दोनों क्या चल रहा है, बराबर की स्थिति में चल रहा है। अगला होता है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। अब मैं आपको बता दूं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है 1991 तक, भारत की अर्थव्यवस्था 1991 तक कैसी थी, बंद अर्थव्यवस्था थी। 1991 में भारत ने एक नीति अपनाई थी एलपीजी योजना। कौन सी अपनाई थी, एलपीजी योजना। एलपीजी योजना आने के बाद में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी बनी, ओपन बनी। ओपन अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया है कि खुली अर्थव्यवस्था, भारत विदेश से कमा रहा है, भेज रहा है, आयात निर्यात हमारा जो है प्रवाह जो है सही चल रहा है। वह अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध होता है। इस अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं, अन्य देशों का बाह्य प्रवाह, अन्य देशों से वस्तु सेवाओं का अंतः प्रवाह होता है, यानी कि वस्तुओं का आयात निर्यात जारी रहता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन, उपभोग तथा पूंजी निर्माण का बाह्य लेन देन व्यवहार में प्रभावित होता रहता है। खुली अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का अधिक प्रभाव होता रहता है तथा आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध रहता है, जैसे हांगकांग और सिंगापुर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुली इकोनॉमी होती है हांगकांग और सिंगापुर में। आधुनिक विश्व, मॉडर्न वर्ल्ड की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली प्रकार की हैं और इसी प्रकार से भारत जो है 1995 में, भारत 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या बना था, सदस्य बना था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना, इसलिए आप सभी को पता है कि इस समय से भारत की जो अर्थव्यवस्था हो गई है वो किस प्रकार की हो गई है, ओपन अर्थव्यवस्था हो गई है भैया। ओपन अर्थव्यवस्था जो है वो कौन सी हो गई है, वो हो गई है भारत की जो है अर्थव्यवस्था वो ओपन प्रकार की हो गई है। चलो जी, आज का सेशन हमारा विद्यार्थियों यहाँ पे समाप्त हुआ है। इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको अभी मिल जाएगी। आप पीडीएफ लेने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, फटाफट से टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही क्लास पूरी होती है उसके बाद में आपको तुरंत रूप से इसकी क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। और सेशन कैसा रहा, क्योंकि आज इसमें मैंने आपको केवल पूरा पीपीटी बेस पे पढ़ाया है, क्योंकि ये टॉपिक इजी था इसलिए मैंने पीपीटी पे समझा दिया है। क्योंकि मैंने 2 घंटे क्लास का जो काम है मैंने 1 घंटे में करके आप लोगों के सामने रख दिया है। एक बार आपने वीडियो देख लिया है, दूसरी बात आपके पास जब पीपीटी आपके हाथ में होगी तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं 5 से 10 मिनट में। तो आपका ये टॉपिक इतना कोई भारी या बड़ा टॉपिक नहीं है, नॉर्मल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। कल की क्लास के लिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इकोनॉमिक के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास में हम नेशनल इकोनॉमी के क्या पढ़ने वाले हैं, लाइव टेस्ट लिया जाएगा। कल आपका लाइव टेस्ट लिया जाएगा जिसमें लगभग 60 क्वेश्चन होंगे। कल इंडियन इकोनॉमिक्स में टॉपिक होगा राष्ट्रीय आय, जो है आपका क्या होने वाला है, राष्ट्रीय आय आपका क्या होगा, टॉपिक होगा। नेशनल इनकम का आपका जो है लाइव टेस्ट लिया जाएगा विद्यार्थियों। तो बने रहिएगा इसी तरह क्लास 24 के साथ। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद जय भारत।